वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएमए इंटर का बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। 4 बेसिक्स की क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली। आज बेसिक्स का 5th क्लास है। आज का जो क्लास है आप समझ लो हमारे जो कोर बेसिक्स है, कोर बेसिक्स मतलब अकाउंट्स का एकदम ABCD वाला जिसको बात करते हैं, कोर बेसिक्स का लास्ट क्लास रहेगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर में काम करना चालू करेंगे, जर्नल करना, लेजर बनाना एक्सेट्रा, वो सारा काम स्टार्ट करेंगे। आज मेरी अकाउंट्स की कोर बेसिक्स की लास्ट क्लास रहेगी जो कि 5th क्लास है। पहली 4 क्लास में बच्चे मन में सोच रहे होंगे, मेरे को तो बोलते नहीं बट मन में सोच रहे होंगे कि सर सम्स नहीं करवा रहे हैं। अकाउंट्स के सब्जेक्ट में तो हमने सुना था बहुत न्यूमेरिकल्स होंगे, बट सर तो एकदम थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, पता नहीं सर कैसे पढ़ाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे बच्चे, जब तक थ्योरी डेवलप नहीं कर पाओगे तब तक कभी प्रैक्टिकल में पकड़ नहीं आएगा। तुम्हारा एग्जाम पैटर्न अब ऐसा हो गया है कि तुमको ना सिर्फ उन चीजों का आंसर करना है जो इंस्टीट्यूट ने अपने क्वेश्चन में मांगा है। अब फॉर्मेट बेस्ड पढ़ाई नहीं रह गई है, अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई रह गई है। आज मेरा बेसिक्स का लास्ट क्लास रहेगा। आज की क्लास में थ्योरी कम, ज्ञान कम, और हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो फर्स्ट 4 क्लासेस में और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम आज की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि आप अकाउंट्स को अकाउंट्स की तरह देखोगे जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। डन है? बिफोर आई स्टार्ट टूडेज क्लास, एक बार जो हम लोग 4th क्लास में बात कर रहे थे अकाउंटिंग रूल्स का, उसको एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। एक बार सुन लेना, सुनने से आपके दिमाग में सारा बात आ जाएगा। अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड हम सम्स करेंगे और उसके बाद हम आज के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। हमने बोला कि अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर चलता है। डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर डबल एंट्री सिस्टम बोलता है हर ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा, मिनिमम 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा। एक को हमें करना है डेबिट, एक को हमें करना है क्रेडिट। जब हम डेबिट और क्रेडिट्स करेंगे हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, द टोटल ऑफ डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट्स। टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर हम लोग जब ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन को समझेंगे, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये कैसे समझ में आएगा? उसके लिए हमने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बातें स्टार्ट की। मैंने बोला रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग 2 तरीके से या 2 टाइप के रूल से पढ़ सकते हैं, एक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी और एक मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटेंसी। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में बोला गया, आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो उससे जो जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करो और उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करो इन दी फॉलोइंग 3 हेड्स। फॉलोइंग 3 हेड्स क्या क्या? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और क्लासिफाई करने के बाद इनके रूल्स के हिसाब से आप डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई कर लो। हमने बोला पर्सनल अकाउंट किसको बोलेंगे? बोला जिस अकाउंट में किसी पर्सन या एंटिटी को डिनोट किया जा रहा है, जिससे पैसा लेना है या पैसा देना है, उनको हम पर्सनल अकाउंट्स बोलेंगे। जैसे हमारे डेटर्स जिनको हमने गुड्स बेचा था क्रेडिट में, जिनसे पैसे लेने हैं हमें। हमारे क्रेडिटर्स जिनसे हमने गुड्स परचेज किया था क्रेडिट में, जिनको हमें पैसे देने हैं। हमारे ओनर्स जिन्होंने हमारे यहां कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, उनको कैपिटल का पैसा फ्यूचर में वापस करना है। हमारे इंप्लॉइज की आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो उन्होंने काम कर दिया बट हमने सैलरी पे नहीं की, ये सारे जो अकाउंट आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे पर्सनल अकाउंट के नेचर के हैं, क्योंकि इन अकाउंट के पीछे कोई पर्सन या एंटिटी खड़ा है जिनसे हमको पैसा लेना है या पैसा देना है। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। अगर किसी ह्यूमन बीइंग को वो अकाउंट डिनोट करता है तो वो नेचुरल पर्सन अकाउंट। अगर कोई अकाउंट किसी एंटिटी को डिनोट करता है जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, जो एक लीगल एंटिटी है, एक बिजनेस एंटिटी है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसा पर्सनल अकाउंट जो एक से ज्यादा लोगों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो डेबिट क्रेडिट का रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर ऑफ बेनिफिट है उसको डेबिट किया जाए, अगर गिवर ऑफ बेनिफिट है तो उसको क्रेडिट किया जाए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
दूसरा टाइप का अकाउंट हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या हो गया? हमारे बिजनेस में जितने एसेट्स है जिनका हम रियल पोजेशन हमारे पास है, वो एसेट सारे रियल अकाउंट में क्लासिफाई किए जाएंगे। तो जितने भी एसेट्स हमारे पास है जो हमारी पोजेशन में है, वो सारे रियल अकाउंट माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई एसेट ऐसा नेचर का है जो पोजेशन में नहीं है, जिससे पैसा लेना है, रिसीवेबल डेट के नेचर का है, वो डेट के नेचर का एसेट कभी भी रियल अकाउंट में नहीं आएगा। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट हमारे पास आ रहा है, डेबिट करो। एसेट हमारे यहां से जा रहा है, क्रेडिट करो। तीसरा था नॉमिनल अकाउंट। इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स। इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स, ये सारे नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई किए जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शैल बी डेबिटेड। एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो, इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करो। एक्सपेंसेस, लॉसेस शैल बी डेबिटेड एंड इनकम्स एंड गेन्स शैल बी क्रेडिटेड। ये हम लास्ट क्लास पढ़ रहे थे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। उससे पहले हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बोला गोल्डन रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। आप एक काम करो ना, गोल्डन रूल को साइड करो। पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस में 5 पिलर है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। आप इन 5 चीजों को पहचानना सीख जाओ और इनका बेसिक रूल अप्लाई करके अकाउंटिंग कर लो। जैसे एसेट का रूल है, अगर एसेट आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में एसेट को इंक्रीज कर रहा है, एसेट अकाउंट को डेबिट करो। अगर कोई ट्रांजैक्शन से एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो। लायबिलिटी का रूल, अगर कोई ट्रांजैक्शन से लायबिलिटी बढ़ रहा है, ऑब्लिगेशन बढ़ रहा है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, तो लायबिलिटी को क्रेडिट करो। अगर कोई ट्रांजैक्शन से लायबिलिटी कम हो रहा है, सेटल हो रहा है, लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करो। कैपिटल का रूल बिल्कुल लायबिलिटी की तरह, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, तो कैपिटल भी बिजनेस का ऑब्लिगेशन है, तो इसका भी रूल बिल्कुल लायबिलिटी की तरह। अगर कोई ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगर कोई ट्रांजैक्शन से कैपिटल गिर रहा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट। इनकम का रूल था जब इनकम अर्न कर रहे हो, अक्र्यू हो रहा है, तो इनकम अकाउंट को क्रेडिट करो। अगर इनकम को कम करना है तो इनकम अकाउंट को डेबिट करो। एक्सपेंसेस का रूल, एक्सपेंसेस अगर अक्र्यू हो रहा है, एक्सपेंसेस अगर आपने इनकर किया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस अगर कम करना है तो एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। आप सिर्फ पहचानना सीख जाओ क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, और सिंपल रूल अप्लाई करो। एसेट बढ़ेगा डेबिट, गिरेगा क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट, गिरेगा डेबिट। कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट, गिरेगा डेबिट। इनकम बढ़ेगा क्रेडिट, गिरेगा डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, गिरेगा क्रेडिट। तो ये रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और इनके बारे में हमने 2 क्लास ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर रखा है। आज बिफोर आई गो फर्दर, अभी तक जो 4 क्लास में मैंने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, क्वेश्चन में मेरा तरीका रहेगा, मैं क्वेश्चन आपके सामने प्लेस करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको समय दूंगा, आप सॉल्व करके मेरे को बताओगे आंसर क्या आया है। डन है बिल्कुल। अगर मैं सॉल्व करने लग गया तो आपका कभी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होगा। आप मेरे ऊपर निर्भर हो जाएंगे और मैं आपके एग्जाम्स में नहीं बैठूंगा। तो आपको खुद से ट्राई करने का है। मैं आपसे पूछते जाऊं तब आप आंसर लिखते जाना, हड़बड़ाना मत, आराम से आंसर लिखते जाना। डन है बात। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आ जाइए बुक में, बुक का पेज नंबर 3, बुक का पेज नंबर 3, मैच दी फॉलोइंग। बुक का पेज नंबर 3, मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हाँ, वो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आता, मिक्स आता है, बट हमें प्रैक्टिस हर चैप्टर का करना है ताकि वो मिक्स वाला भी हम सॉल्व कर सके। ग्रुप ए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको चैट में सिंपल ऐसा लिखना है, जैसे मान लो 1 का आया B, 2 का आया C, तो आप ऐसे लिखोगे BCAED। इस तरीके से आपको चैट में एक बार में आंसर करना है। BCAED या BCDAE जो भी आया है आपको आंसर करना है। प्लीज आप पढ़े ग्रुप ए वाला क्वेश्चन एंड आंसर करना चालू करें। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है, बोर्ड में देखो सब कुछ दिख रहा है, घबराने का जरूरत नहीं है, बुक मिल जाएगा आपको, कोरियर हो चुका है। आपको यही अभी क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना है। करो। मैं क्वेश्चन और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे।
गुड। आंसर आना शुरू हो गया है। जो बच्चे पेन ड्राइव में कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर रहे हैं, प्लीज ट्राई करो। बिना ट्राई किए मेरे आंसर का वेट मत करो, फॉरवर्ड मत करो वीडियो को। चलिए, मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ गए तो मैं डिस्कस कर ही लेता हूं। सैलरी अकाउंट, यहां पे एक्चुअली क्या था पता है? गोल्डन रूल के हिसाब से अकाउंट्स को क्लासिफाई करना था। गोल्डन रूल के हिसाब से अकाउंट्स को क्लासिफाई करना था। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, तो 1 का हो गया ई। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है? पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट ओनर का अकाउंट है। ओनर जो बिजनेस से पैसा ले जा रहा है, गुड्स ले जा रहा है, एक्सेट्रा। ड्राइंग्स हो गया पर्सनल अकाउंट। आप इसको सी भी दे सकते हो। एक बार मैं आगे भी देखूंगा, अगर कुछ और हो सकता है मैं चेंज कर दूंगा। मैं एक बार पूरा पढ़ लेता हूं, अपनी बेसिक नॉलेज से आंसर करता हूं। फर्नीचर एसेट, रियल अकाउंट, रियल पोजेशन है हमारे पास, डी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब जिससे जिससे इनकम रिसीव हुआ है, मान लो मेरे 10 स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे एडवांस में फी दे दी। अब चाहे वो मिस्टर ए से मिले, बी से मिले, सी से मिले, डी से मिले, मैं एक अकाउंट बनाता हूं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और सबका उसी में डाल देता हूं। तो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ए। मॉडर्न अकेडमी, मॉडर्न अकेडमी, सॉरी ए नहीं, बी। मॉडर्न अकेडमी, मॉडर्न अकेडमी एक एंटिटी है, एंटिटी, एंटिटी क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ए। करेक्ट आंसर इज ECDBA, ECDBA। उज्जवल का सही है, राजकुमार का सही है, आदर्श का सही है, शुभम का सही है, अविनाश का सही है। वेरी गुड। निखिल एक बार अपना आंसर चेक करें, आपने सैलरी को शायद गलत कर दिया। प्रखर बोल रहा है आवाज सही से नहीं आ रहा। एक बार प्रखर चेक करो ना, आवाज मेरे यहां मेरे को लगता है सही से आ रहा है, आप एक बार चेक कर लो। वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट था। अगर ग्रुप ए आपका हो गया है तो हम लोग ग्रुप बी में जाएंगे। ग्रुप बी में जाएंगे और खुद से ट्राई करेंगे आप, मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। ग्रुप बी वाला मैच दी फॉलोइंग सॉल्व करो। ग्रुप बी के बाद ग्रुप सी करने मत जाना। ग्रुप सी अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, आपको आता होगा फाउंडेशन लेवल की नॉलेज से, बाद में करना है, हड़बड़ाओ मत, मेरे साथ चलो। ग्रुप बी वाला आप सॉल्व करेंगे, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। आराम से पढ़ो। मैच दी फॉलोइंग को सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है? एक बार सारे पॉइंट्स एंड सारे ऑप्शंस देख लेने चाहिए, फटाफट गो थ्रू करने चाहिए एंड देन मैच करना चाहिए। हड़बड़ी में ऐसा नहीं करना चाहिए, एक पढ़ा फिर पांचों देखा, दूसरा पढ़ा फिर पांचों देखा, नहीं। दोनों साइड को एक बार रीड कर लो ताकि दिमाग में पॉइंट्स आ जाए एंड देन कनेक्ट करो कौन सा किससे मैच होगा। गुड, सारों बच्चों के आंसर आ गए, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं आपके लिए।
सबसे पहला कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब सेलर, नॉर्मली क्रेडिटर, डेटर को अलाउ करता है डिस्काउंट जब वो पैसा टाइम से पहले दे दे, तो इट इज एन अलाउंस फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये हो गया नंबर ई। इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, अभी तक आया नहीं है, बट ये आप जानते हो। कैश डिस्काउंट क्या होता है? क्रेडिटर डेटर को डिस्काउंट अलाउ करता है अगर वो टाइम से पहले पैसा दे देता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार में हुआ हुआ ट्रांजैक्शन जहां पे इमीडिएट कैश सेटलमेंट नहीं हुआ, तो ये हो गया नंबर सी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब वो पैसा जो हम किसी को ओ करते हैं, जो हमको किसी को पेमेंट करना है। अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू एक्सटर्नल पार्टीज, नंबर डी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ऐसा लाइबिलिटी जो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट मटेरियलाइज। लॉस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, लॉस हो गया एक्सपेंडिचर ओवर इनकम का जो डिफरेंस है वो हमारा नुकसान हो गया। इनकम ओवर एक्सपेंडिचर प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम लॉस। सारे बच्चों के आंसर करेक्ट थे। एक बार एक बच्चे ने शायद, श्रेष्ठ आप अपना आंसर चेक कर लो, शायद आपने गलती से लिख दिया हो वो, मेरे को नहीं लगता यहां पे आप गलती कर सकते हो, तो आप चेक कर लेना आपका आंसर। शायद आपने ECBAD लिखा है जबकि DAB होगा। डन है? चलिए, ये मैच दी फॉलोइंग हमने सॉल्व कर लिए पहले 2 क्लास के बेसिक्स को, 4 क्लास के बेसिक्स कॉन्सेप्ट से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रिकॉग्नाइजिंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मैंने एक क्लास में आपको बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी, सेपरेट एंटिटी, डबल एंट्री सिस्टम, बहुत सारे। अब हम लोग को ये एक एक चीज पढ़ के, एक एक स्टेटमेंट पढ़ के रिकॉग्नाइज करना है कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा। सारे बच्चे पहले पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पढ़े, उनका आंसर मेरे को चैट बॉक्स में लिख कर दे। पॉइंट 1, 2, 3, हड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पढ़ना है एंड आंसर करना है कौन सा कॉन्सेप्ट इस पर लगेगा। आप शॉर्ट में लिखो, जीसी, कॉस्ट, कंजर, मतलब मैं समझ जाऊंगा आप क्या बोलना चाहते हैं और आप भी समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, उससे उसमें ये सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। जूम करूं? चलिए जूम कर देता हूं। शुभम, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो ऊपर एक सेटिंग्स बटन है, वहां जाकर आप क्वालिटी चेंज कर सकते हो। लाइव क्लास में सेटिंग्स बटन में जाके क्वालिटी को 480 कर लो, सब कुछ सही से दिखेगा। गुड, आंसर आने शुरू हो गए। निखिल बेस्ट टाइप से लिखा, बेस्ट है निखिल, आपने जो लिखा शॉर्ट में अच्छे से लिख दिया। सर तो जो पूरा पूरा लिख रहा है वो क्या गलत है? गलत नहीं है मेरे भाई, शॉर्ट में लिखो, इतना टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे, एकदम शॉर्ट में काम करेंगे। चलिए मैं रीड करता हूं। द बिजनेस विल रन फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, बिजनेस इनडेफिनिट पीरियड तक चलेगा, इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, द बिजनेस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस और ओनर अलग अलग है, सेपरेट एंटिटी। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट लिख लो, दोनों ही सही है। तीनों आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब चलो 4, 5 और 6 पढ़ो, 4, 5 और 6 पढ़ो। वेरी गुड एवरीवन। पॉइंट नंबर 4, 5 एंड 6 पढ़ेंगे।
आराम से पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं है, स्लो एंड स्टडी चलो मेरे साथ। सीएमए को पढ़ाने का एक अलग तरीका है सीए से, एंड मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूं कि हर बच्चे का सोचने का पैटर्न, स्पीड अलग होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरीके से चले जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। गुड, आंसर आना शुरू हो गया 4, 5, 6 का। मैं पढ़ता हूं। The transactions recorded are those that can be expressed in terms of money। सिर्फ मनी में जो ट्रांजैक्शन मेजर हो सकता है वही आएगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। Revenues will be recognized only if there is reasonably certain that it will be paid for। इनकम तभी लिखूंगा जब मेरे को लगता है उसका पैसा मेरे को मिल जाएगा। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वंस डिसाइडेड शुड बी फॉलोड पीरियड आफ्टर पीरियड। ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बोलता है एक बार आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है, उसको बार बार चेंज मत करो, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते रहो, ताकि जो आदमी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े वो इजीली समझ जाए कि आपका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस और इस साल के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, एंड वो आपको कंपेयर कर सके। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। नहीं बच्चों, आपने जो पीरियोडिसिटी बोला है ना, ये पीरियोडिसिटी नहीं है, इसको हम लोग कंसिस्टेंसी बोलते हैं। वर्ड पीरियड देख के पीरियोडिसिटी मत बैठाओ। क्वेश्चन बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वंस डिसाइडेड, एक बार आपने पॉलिसी डिसाइड कर ली, उसको फॉलो करो पीरियड आफ्टर पीरियड, ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है। सर आपने कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बताया नहीं था। अरे मेरे बच्चे, कुछ तो तुम्हारी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंपेरेबिलिटी, अक्रूवल, मैचिंग, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। कोई दिक्कत है मैं बताने के लिए रेडी हूं, बट इससे ये नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? कंसिस्टेंसी होगा, पीरियोडिसिटी नहीं होगा। गलती हो गई आपसे, ध्यान दो, पढ़ो वो क्या बोलना चाहता है। नेक्स्ट, आपको चारों बैलेंस, चारों 7, 8, 9, 10 करना है। आप खुद से ट्राई करो, हो सकता है एक ऐसा हो जिसके बारे में आपको पता ना हो, खुद से ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलिए, 7, 8, 9, 10 रुकने से नहीं होगा।
आशीष बोल रहा है सर नंबर 4 में मॉनिटरी ट्रांजैक्शन भी तो लिख सकते हैं, हमको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज करना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आशीष हम लोग वही लिखेंगे। चलिए सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। गुड, वेरी गुड निर्जा। श्रेष्ठ आप नंबर 8 को एक बार चेक करो। गुड, चलिए मैं डिस्कस करता हूं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इसको डुअल एस्पेक्ट भी बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट। नेक्स्ट, transactions are recorded even if an obligation is created and actual cash is not involved। ट्रांजैक्शन तब लिख लो जब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया हो, कैश मिला नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता, कैश दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग बोलते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये आज की क्लास में सिखाऊंगा आपको। अक्रूवल बेसिस बोलता है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जब आपको सर्विस मिल गई या आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी। जब आपके ऊपर राइट या आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लो। अगर कैश आया नहीं आया वो आपके ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग के टाइम को डिटरमाइन नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कंजर्वेटिज्म नहीं है मेरे बच्चे। कंजर्वेटिज्म तो तब होता पैसा आएगा तो बोलेंगे इनकम, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ये कंजर्वेटिज्म नहीं है, ये अक्रूवल बेसिस है। आगे, स्टॉक ऑफ गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, लोअर ऑफ कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू। अगर मेरे को लगता है फ्यूचर में इससे इतना बेनिफिट नहीं आएगा तो मैं कॉस्ट को गिरा के रियलाइजेबल वैल्यू पर लिख लूंगा। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस भी बोल सकते हो आप। इफेक्ट ऑफ एन इवेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, आप इसको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। पीरियोडिसिटी, किसी इवेंट का इफेक्ट उसी पीरियड में लिखो जिस पीरियड में वो हुआ, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग पीरियड वाइज काम करते हैं तो यहां आप पीरियोडिसिटी बैठा सकते हो। यहां पर ना एक मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम से भी एक चीज होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपने पीएल में कोई इनकम दिखाई है, उस इनकम को कमाने के लिए जितने खर्चे लगे वो उसी पीरियड के पीएल में आने चाहिए। तो वो भी यही बोलता है कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन उसी में लिखो, उसी पीरियड के पीएल में डालो, उसी पीरियड के फाइनल अकाउंट्स में दिखाओ जब वो जिस पीरियड में वो हुआ। तो यहां पीरियोडिसिटी भी सही है। अगर कोई बच्चा मैचिंग लिख देता है तो वो भी गलत नहीं है, बट पीरियोडिसिटी बेटर आंसर है। वेरी गुड उज्जवल। क्या सारे बच्चों को ये रिकॉग्नाइजिंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये मेरी पहली 4 क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूं? एक बार सारे बच्चे बोल दो यस सर, तो मैं आगे बढ़ना शुरू करूंगा। गुड। श्रुति दीदी बोली सर आगे बढ़िए, सर आपका क्लास है, जैसे चाहे वैसे पढ़ाइए। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये हम लोग पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 9। सारे बच्चे बेसिक फंडा, ये बुक आपको मिली होगी समरी मैट। बेसिक फंडा के चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर हमारा, उसके पॉइंट नंबर 9 में आ जाओ। सर 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 इस बुक में ना पेज नंबर नहीं है। पेज नंबर इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने जिस तरीके से ये बुक बनाई है मैं पेज नंबर नहीं प्लेस कर पाया। आपको चैप्टर वाइज चीजों को रिकॉग्नाइज करना है। आप घुमाओगे आपको चैप्टर की हेडिंग बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 9 में आपको आना है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बेसिक्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं।
पॉइंट नंबर 8 को मैंने स्टार मार्क किया था, पॉइंट नंबर 9 को भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये जो पॉइंट है यही आपके समझ लो सिलेबस का सार है, और आपको पूरे सिलेबस में इसी चीज पर फोकस करके काम करना है। पॉइंट नंबर 9 को सारे बच्चे स्टार मार्क करेंगे। सर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? याद करो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस के तीन मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, रिकॉग्नाइज करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लिखना, जिसके रूल्स मैंने अभी आपको पॉइंट नंबर ए में सिखाए। अभी तक मैंने जर्नल एंट्री करना, लेजर करना नहीं सिखाया, वो भी आपको सिखाऊंगा। तो ट्रांजैक्शन को जब मैं रिकॉर्ड करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो मेरा पहला स्टेप है वो हमने पॉइंट नंबर 8 में पढ़ लिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, पूरे पीरियड भर जब आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हो, पीरियड एंड होने के बाद आपको इन ट्रांजैक्शन को समराइज करके फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? फाइनल अकाउंट्स। तो हम लोग अब ये सीखने जा रहे हैं, जो हमने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा, जो हमने गोल्डन रूल पढ़ा अकाउंटिंग का, ये अकाउंटिंग करने के बाद फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये जो मैं सिखा रहा हूं, ये बहुत बेसिक्स बात बता रहा हूं। फाइनल अकाउंट्स का पूरा एक चैप्टर आएगा, चौथा पांचवा चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट्स, आपको एक चैप्टर आएगा, उसमें मैं पूरा ब्रॉडली सिखाऊंगा उस प्रोसेस को। अभी मैं सिर्फ ये सिखाने जा रहा हूं किस तरीके से मतलब गोल्डन रूल और मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग करने के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं, और फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हमें किस तरीके से प्रोसीड करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे शुभम, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये क्लास बैकअप में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, डन है ना? एक जगह बैठ के देखना प्रेफरेबल है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच में कोई बच्चा लिखेगा नहीं, अब सब बच्चों को सुनना है, सिर्फ मैं जब लिखने बोलूं तब लिखना। मॉडर्न अप्रोच में हमने सीखा कि बिजनेस में अगर आपको ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करनी है, आप बिजनेस में जितने भी आपके पास चीजें हैं उनको 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, या 5 चीज में डिवाइड कर दो। क्या 5 चीजें थी बताओ? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। और इन पांचों चीज का अकाउंटिंग कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, रूल आपको बता दिया। जर्नल करना अभी तक शुरू नहीं किया, बट रूल आपको बता दिया। जर्नल नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा। तो ये टोटल 5 चीजें हैं जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई देंगी: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। अब इन पांचों चीज से फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से फ्रेम होगा? सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा, हम सारे इनकम और एक्सपेंस को लिखना नहीं है, प्लीज सुनना। हम सारे इनकम और एक्सपेंसेस को ले जाएंगे एक स्टेटमेंट में। सारे इनकम और एक्सपेंसेस को एक स्टेटमेंट में ले जाएंगे। उस स्टेटमेंट का नाम पता है क्या है? कोई बच्चा मेरे को बता पाएगा? फाइनल अकाउंट्स में वो स्टेटमेंट जहां सारे इनकम एक्सपेंस हम लोग ले जाते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्लीज अभी मेरे से झगड़ा मत करना, सर ट्रेडिंग भी तो था। मेरे लिए ट्रेडिंग पीएल एक ही अकाउंट है, बस 2 पार्ट में बनाया जाता है। मैं सारे इनकम और एक्सपेंसेस को एक अकाउंट में ले जाऊंगा, जिस अकाउंट का नाम होगा, बताओ क्या? जिस अकाउंट का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब मैं इनकम और एक्सपेंसेस को ले जाऊंगा, जैसे ही मैं इनकम माइनस एक्सपेंस करूंगा, इनकम माइनस एक्सपेंस, पता है मेरे को अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझ में आएगी उस अकाउंटिंग पीरियड की। और वही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम लोग डिनोट करते हैं विद द वर्ड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। विद द वर्ड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम लोग सबसे पहला स्टेप फाइनल अकाउंट्स बनाते समय क्या करेंगे? जितने हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंसेस है ड्यूरिंग द पीरियड, वो सारे इनकम एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब इनकम माइनस एक्सपेंसेस करेंगे, हम लोगों को मिल जाएगा इस साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से जानते हैं।
ये हमारा रहेगा स्टेप 1, ये हमारा रहेगा स्टेप 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है, बाहर वाले को जो देना था चुकाना था सब कंप्लीट करके इस पीरियड में जितने भी इनकम एक्सपेंस है उनको कंसीडर करने के बाद अब ये जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट पता है किसका है, मालिक का है। मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया था, रिस्क ली थी, ये सोचकर कि बिजनेस जो भी कामकाज करेगा उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो मेरे को मिलेगा, तो ये प्रॉफिट लॉस हम लोग मालिक को दे देते हैं। और मालिक के अकाउंट का नाम बताओ क्या है, मालिक के अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस हम लोग क्या करते हैं, मालिक के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर प्रॉफिट है तो हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, अगर लॉस है तो कैपिटल कम हो जाता है। प्रॉफिट भी मालिक का, नुकसान भी मालिक का। ये प्रॉफिट लॉस हम लोग कैपिटल से ऐड या लेस कर देते हैं। और फिर जो हमारा फाइनल कैपिटल बचा और एसेट्स एंड लायबिलिटीज बचे, इनको लेकर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। वो स्टेटमेंट का नाम कोई बता पाएगा? इनको लेकर हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट का नाम पता है क्या है? उस स्टेटमेंट का हम लोग नाम देते हैं बैलेंस शीट। क्या नाम देते हैं? बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हम लोगों को समझाता है कि पूरे साल भर काम काज करने के बाद आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, उन एसेट के अगेंस्ट कितना आपका लायबिलिटी है और कितना बचा कुचा एसेट आपके मालिक का है। और ये बैलेंस शीट बना के हम लोग पता है क्या चेक करते हैं, क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं टोटल ऑफ एसेट्स, total of assets becomes equal to total of liabilities and capital. Total of assets become equals to total of liabilities plus capital, जिसको हम लोग लिखते हैं assets equal to एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और इसी इक्वेशन को पता है बचपन में हम लोग किस नाम से जानते थे? इसी इक्वेशन को हम लोग जानते थे एक नाम से जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम से जानते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। द टोटल ऑफ एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल एंड दिस इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पूरे साल भर अकाउंटिंग करने के बाद जब फाइनल अकाउंट्स बनाने का, समराइज करने का टाइम आएगा, हम लोग इन 2 स्टेप में, 3 स्टेप बोल देता हूं चलो। पहला स्टेप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। ये प्रॉफिट लॉस मालिक का है, मालिक के कैपिटल में ऐड करना। और फिर हम लोग एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को लेकर बैलेंस शीट बनाएंगे। ये टोटल 3 स्टेप फॉलो करके हम लोग अपने बिजनेस का फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं अंडर मॉडर्न अप्रोच। कौन सा अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच। और आप सोचो, आपने बचपन में फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा, फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा, आपको ये चीज ऑलरेडी याद होगा, आपने ऑलरेडी ये चीज समझ रखा होगा। मैं जिस दिन फाइनल अकाउंट चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना मेरे बच्चे, पहले मैं तेरे को इस डायग्राम पे लेकर आऊंगा और उसके बाद मैं अपना फाइनल अकाउंट्स बनाना शुरू करूंगा। पहले बताइए, सारे बच्चों को ये फंडा क्लियर है क्या? सारे बच्चों को ये फंडा क्लियर है क्या? इनकम और एक्सपेंसेस सारे चले जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वहां से निकलेगा नेट प्रॉफिट लॉस। नेट प्रॉफिट लॉस मालिक का है, उसकी कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। फिर एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल को एक स्टेटमेंट में लिखाएंगे जिस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हम लोग ये दिखेंगे टोटल ऑफ एसेट इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्यों होता है पता है? ये होता है बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। द टोटल ऑफ डेबिट्स इक्वल्स टोटल ऑफ क्रेडिट्स। वैसे ही टोटल ऑफ एसेट इक्वल्स टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? अब बच्चे, आप 2 मिनट का समय लेकर आराम से ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाओगे। कौन से पेज में? ये पॉइंट नंबर 9 अंडर मॉडर्न अप्रोच। पॉइंट नंबर 9 अंडर मॉडर्न अप्रोच। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाओगे फटाफट।
जैसे ही लिखना हो जाए प्लीज बताइएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, बट लिखना हो जाए तो बताइएगा, मैं आगे चल सकूं। बहुत सिंपल चीज है, हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा, पूरे अकाउंटिंग में हम लोगों को 5 चीजें दिखाई देंगी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। अब पूरे साल भर अकाउंटिंग करने के बाद मैं जब फाइनल अकाउंट्स बनाने जाऊंगा, मेरा प्रोसेस क्या होगा, इनकम एक्सपेंसेस को ले जाऊंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट नेट लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैपिटल से ऐड लेस हो जाएगा, और फिर जो एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल मेरे पास है उस दिन पर, उन सारे से मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसका नाम होगा बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में मेरे को दिखाई देगा टोटल ऑफ एसेट इक्वल्स टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपको मेरी हैंडराइटिंग वगैरह समझ में आ रही है ना बच्चों? मैं ट्राई करता हूं क्लियर लिखूं, अच्छे से लिखूं, हो सकता है मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर दूं, बट धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए कि घर बैठे आपको यह समझ में आए। वेरी गुड। ये तो हमने सीख लिया कि अगर हमने मॉडर्न अप्रोच को यूज करके अकाउंटिंग की है, नॉर्मली मैंने आपको बोला हम लोग मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो करेंगे, तो किस तरीके से हम लोग ईयर एंड पर पूरे साल भर के अकाउंटिंग को फाइनलाइज करेंगे। अगर मान लो कोई ऐसा एंटिटी है, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, जो गोल्डन रूल यूज कर रहा है, गोल्डन रूल के समय में किस तरीके से अकाउंट्स को फाइनलाइज किया जाता था, नेक्स्ट उसी का नेक्स्ट पेज आपको दिखाई देगा, अंडर गोल्डन रूल किस तरीके से हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते थे। आपके काम का नहीं है, बट मैं आपको सिखाना इसलिए चाहता हूं ताकि आपको नॉलेज रहे। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए, आप झट से आंसर कर दो। मैं इसीलिए आपको सिखाना चाहूंगा कि गोल्डन रूल में अगर हम अकाउंटिंग कर रखे हैं, दोनों में रिजल्ट सेम होगा हमेशा, तो उसका फाइनलाइजेशन या फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है। मेरे को बताओ, गोल्डन रूल में टोटल अपने पास सारे अकाउंट्स को हमने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था? 3, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब लिखना नहीं है आपको, देखना मैं क्या लिख रहा हूं। नंबर 1 हो गया रियल अकाउंट, दूसरा हो गया पर्सनल अकाउंट्स, तीसरा हो गया नॉमिनल अकाउंट्स। लिखना नहीं है आपको, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स। एक बार मेरे को याद दिलाओ, रियल अकाउंट में क्या आते थे? रियल अकाउंट में सर हमारे आते थे एसेट्स, जिनका हमारे पास रियल पोजीशन है, एसेट्स एक्सेप्ट डेट्स, एक्सेप्ट डेट्स। पर्सनल अकाउंट में क्या आते थे? मैं 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकता हूं। डेट्स वाले एसेट्स, जिसमें किसी आदमी या एंटिटी से पैसा पाना है, लायबिलिटीज और कैपिटल, कैपिटल ये सारे पर्सनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट में आते थे इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम इंक्लूड्स गेन्स, एक्सपेंस इंक्लूड्स लॉसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस, यही सीखा था हमने। अब देखो रूल पहले क्या चलता था, बोला जाता था सारे नॉमिनल अकाउंट्स को, सारे नॉमिनल अकाउंट जितने भी आपके यहां नॉमिनल अकाउंट्स है, इन सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज कर दो, क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से अकाउंट में? क्लोज कर दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मली एक बात हम लोग बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को हम लोग ईयर एंड पर, ईयर एंड की बात कर रहा हूं, ईयर एंड पर बैलेंस नहीं करते हैं। उनका जो भी बैलेंस बचता है वो सीधा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि सारे इनकम एक्सपेंस पीएल में जाते हैं। जैसे मैं इनकम एक्सपेंस पीएल में क्लोज करूंगा, मेरे को पता है क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमको मिल जाएगा जैसे ही मैं इनकम माइनस एक्सपेंसेस करूंगा। ये नेट प्रॉफिट और लॉस बताओ किसका है? सर ये नेट प्रॉफिट और लॉस तो मालिक का है, ये नेट प्रॉफिट और लॉस तो मालिक का है। तो मैं इस नेट प्रॉफिट और लॉस को मालिक की कैपिटल से ऐड कर देता हूं। क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं। उसके बाद
जितने भी बचे कुचे रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स है, इन सारे रियल और पर्सनल अकाउंट्स को मैं क्लोज कर देता हूं या ट्रांसफर कर देता हूं टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर कर देता हूं टू बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के दो साइड जब आपको दिखते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज, आप जाकर देखोगे टोटल ऑफ एसेट साइड will be equal to total of liabilities plus capital या total of liabilities side। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। प्लीज ऐसा मत बोलना टोटल ऑफ रियल अकाउंट्स इक्वल टू टोटल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, ना मुन्ना ना। पर्सनल अकाउंट्स में भी कुछ एसेट्स हो सकते हैं, हम लोग यही बोलेंगे टोटल ऑफ एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जब भी बैलेंस शीट बनेगा हमेशा यही निष्कर्ष या यही कंक्लूजन आपको दिखाई देगा, अनलेस आपने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया है। तो जब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं अंडर गोल्डन रूल, उस समय फाइनल अकाउंट्स को ऐसे बनाया जाता है। स्टेप 1 होता है सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और उससे निकलता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस। फिर हम लोग सारे नेट प्रॉफिट, जितना नेट प्रॉफिट नेट लॉस आया है वो कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं। अब जो बचे मेरे रियल और पर्सनल अकाउंट, इनको मैं ट्रांसफर कर देता हूं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आपको देखने मिलता है टोटल ऑफ एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर मॉडर्न अप्रोच में तो बिल्कुल सेम हो रहा है, बिल्कुल सेम होता है मेरा बच्चा। फाइनल अकाउंट्स बनाने का वही तरीका है। गोल्डन रूल और मॉडर्न अप्रोच अलग अलग नहीं है, गोल्डन रूल को ही रिफाइन करके मॉडर्न अप्रोच बनाया गया है टू मेक द अकाउंटिंग सिस्टम सिंपलर। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मॉडर्न अप्रोच का फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन का बेसिक टेक्निक समझ में आया, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो इस चीज को आप कॉपी में लिख सकते हो फटाफट। कॉपी में नहीं, बुक में लिखो फटाफट। चलिए, आप सबने अच्छी तरीके से इन दोनों कॉन्सेप्ट को लिख लिया। तो अब देख हमने क्या सीख लिया। हमने सीख लिया कि अकाउंटिंग जब हम करेंगे,
तीन स्टेप होगा, रिकॉर्डिंग, फाइनलाइजिंग, रिपोर्टिंग। मैंने आपको बता दिया रिपोर्टिंग हमारे सिलेबस के परव्यू में नहीं है, हमारे सिलेबस के परव्यू में है रिकॉर्डिंग एंड फाइनलाइजिंग दी रिकॉर्डेड अकाउंट। जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है उनको फाइनलाइज करना, फाइनल अकाउंट्स बनाना। रिकॉर्डिंग करने के रूल्स हमने सीख लिए, फाइनलाइज करने का बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अभी मैं वापस बोल रहा हूं, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर समझाया है, पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, उस चैप्टर्स में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक बेसिक स्ट्रक्चर सेट करने की कोशिश की है कि अकाउंटेंसी में हम लोग करेंगे क्या, अकाउंटिंग में हम लोग करेंगे क्या। डन है क्या बात। अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बेसिस पर बहुत बार छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछ लेता है। अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ा ही सिंपल है, टोटल ऑफ एसेट इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बट क्या होता है ना, जब बच्चे के सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग डाल देते हैं कि बताओ इस ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से इफेक्ट होगा, तो बहुत बार बच्चे को दिक्कत होती है। दिक्कत होने का पहला कारण, सर एक ट्रांजैक्शन को समझना जरूरी है। जब एक ट्रांजैक्शन हुआ आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल किसको इफेक्ट कर रहा है और किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, सर आपने मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सिखाए 5 पिलर, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, बट सर आप अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ 3 बात कर रहे हो, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। सर अगर कोई ट्रांजैक्शन में इनकम एक्सपेंस आ गया तो हम क्या करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको बोला इनकम एक्सपेंस का हम लोग फाइनली क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में डाल के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, और वो प्रॉफिट लॉस कहां से एडजस्ट कर देते हैं, ओनर की कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का कभी क्वेश्चन आ जाए या कोई ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले इस ट्रांजैक्शन का बताओ एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल पर क्या इफेक्ट होगा, तो आपको ना इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में कैसे सोचना है। इनकम और एक्सपेंसेस को हमेशा हम लोग कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। मैंने आपको इनकम की डेफिनेशन सिखाई, income results in increase in assets या decrease in liability which ultimately increases the capital of the business। तो income अगर होगा वो capital को increase करेगा। expense का definition सिखाया, expense reduces assets और increases liability which ultimately reduces the capital of business। तो अगर कोई accounting equation का question आ गया, तुमको पूछ रहा है asset, liability और capital पर इसका effect क्या होगा, तो तुमको ध्यान रखना है इनकम और एक्सपेंसेस हमेशा कैपिटल से एडजस्ट होंगे। इनकम विल इंक्रीज कैपिटल एंड एक्सपेंसेस विल रिड्यूस कैपिटल। इनकम विल इंक्रीज कैपिटल एंड एक्सपेंसेस विल रिड्यूस कैपिटल। इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। फाइनली इनकम माइनस एक्सपेंस का जो निचोड़ है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट फाइनली कैपिटल से एडजस्ट होना ही था। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय, आइडेंटिफाई करते समय हम लोग इसको डायरेक्टली कैपिटल से एडजस्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग करते समय इनकम अलग लिखेंगे, एक्सपेंस अलग लिखेंगे, ईयर एंड पर जाके प्रॉफिट लॉस निकलेगा और कैपिटल में जुड़ेगा। बट अकाउंटिंग इक्वेशन अगर कभी बनाने आ जाए, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ 3 बातों से डील करना है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एक्सपेंस जो भी होगा हम लोग हमेशा कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। इनकम विल इंक्रीज कैपिटल, एक्सपेंस विल रिड्यूस कैपिटल। तो इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस कैपिटल से लेस हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इफेक्ट कभी कभी पूछ लेता है, इसीलिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है। प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, मेरी बुक का पेज नंबर 4। मेरी बुक का पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 जब आप पढ़ोगे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम दीज ट्रांजैक्शन। आपको जर्नल एंट्री नहीं करने बोल रहा है, आपको बोल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दो। अकाउंटिंग इक्वेशन तो एकदम लास्ट काम है जब बैलेंस शीट बनता है, बट आपको बोल रहा है आपको हर ट्रांजैक्शन में बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से इफेक्ट होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए इसीलिए कराना चाहूंगा ताकि आपने जो वर्ड सीखा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझ में आए कि फाइनली आपका बैलेंस शीट किस तरीके से दिखेगा और फाइनली आपको किस तरीके से आइटम्स इफेक्ट करेंगे। मेरे साथ सारे बच्चे कॉपी में आ जाएंगे। कॉपी में अपनी कॉपी निकाल लो। 3 चीजें, समरी बुक, मेन बुक और कॉपी। कॉपी निकाल लो सारे बच्चे। हम लोग आज अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉपी में हेडिंग डालो बेसिक्स
ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आंसर 2, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 4। हमेशा ऐसे लिखना सीखिए आप, ऐसे लिखोगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। और क्योंकि ये मेरी कॉपी का पेज नंबर 1 है, मैं अपनी बुक में भी लिखूंगा एक्सरसाइज बुक यानी कॉपी नंबर 1, उसका पेज नंबर 1। अगर आपको 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद को कॉपी रेफर करना है बुक से, तो आप इजीली कॉपी को रेफर कर सकोगे, क्योंकि यहां पे आपने लिख दिया कि मेरी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी नंबर 1 के पेज नंबर 1 में है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉस रेफरेंसिंग। बुक और कॉपी में हमेशा क्रॉस रेफरेंस रहना चाहिए, ताकि आपको कभी भी कुछ खोजना हो आप बहुत इजीली उसको खोज सके। डन है बात? चलिए, अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे को बनाना है। मैं पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेता हूं। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर आपने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट बचपन में सीखा है, आप वो यूज कर सकते हो। सीएमए इंटर में अब फॉर्मेट की बात खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऑब्जेक्टिव पैटर्न में अकाउंटिंग का पेपर कर दिया है। आपका क्वेश्चन आएगा बड़ा, बट उसका फाइनल आंसर आपको एमसीक्यूज फॉर्म में करना है, क्योंकि फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट हट गया है। हम लोग करेंगे तो बेसिक फॉर्मेट से, बट फॉर्मेट के अंदर घुसने की या लर्न करने की जरूरत नहीं है। डन? मेरे साथ पहला ट्रांजैक्शन पढ़ोगे और खुद बताओगे किस तरीके से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इससे इफेक्ट होगी। ठीक है, मैं पहला ट्रांजैक्शन पर जाता हूं। क्या बोल रहा है पहला ट्रांजैक्शन? 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट किया है हमने बिजनेस विथ कैश 48,000। हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए हैं 48,000। हमने मतलब मालिक ने इंट्रोड्यूस किया है 48,000। जब बिजनेस में 48,000 का कैश आएगा, तो बताओ किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा। सर, आपकी बुक्स में ना कैश वाला एसेट आ रहा है, तो कैश वाला एसेट इंक्रीज होगा। और सर ये ओनर का पैसा है, तो सर ये ओनर का पैसा है, हम लोग कैपिटल में दिखाएंगे, तो सर एक साइड आपके बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा, कैश 48,000। और दूसरी साइड में सर हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा बिजनेस में, क्योंकि ओनर ने पैसा इंट्रोड्यूस किया है 48,000। और देखो टोटल ऑफ एसेट, टोटल ऑफ लायबिलिटी हुआ कि नहीं। ये हर ट्रांजैक्शन के बाद आप चेक करोगे, टोटल ऑफ एसेट विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैश बढ़ गया 48,000, कैपिटल बढ़ गया 48,000। डन है बात? ट्रांजैक्शन को समझना सीख रहा हूं कि एक ट्रांजैक्शन किस तरीके से इफेक्ट करता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, लेजर बनाना सीखेंगे। डन? 1 तारीख के बाद, वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है। 1 तारीख के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कितने तारीख को हुआ? 4 तारीख को। क्या किया हमने? परचेज किया गुड्स, स्टॉक परचेज किया इन कैश देकर फ्रॉम डी ब्रदर्स फॉर 8,000। हमने कैश देकर गुड्स परचेज किया। अगर मैंने कैश देकर गुड्स परचेज किया, बताना क्या हुआ? कैश वाला जो एसेट है, कैश वाला एसेट वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने किसी को कैश दे दिया। और हमारे पास एक स्टॉक वाला एसेट आ गया। स्टॉक वाला एसेट कितने रुपए का? 8,000 का। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा कैश कम हो जाएगा 8,000, और इसके साथ एक स्टॉक वाला एसेट आ जाएगा 8,000। प्रखर, आपने जो आंसर लिखा है वो कभी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अगर एसेट इंक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज करेगा, एसेट इंक्रीज होगा और कैपिटल डिक्रीज करेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन कभी मैच नहीं करेगा।
बिल्कुल गलत प्रखर, सोच के बोलने का, सोच के, बिना सोचे नहीं बोलने का। सर 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 मैंने ये क्यों बोला पता है सर? हमने सर परचेज किया है सर, परचेज तो एक एक्सपेंस है सर, आपने बोला एक्सपेंस को कैपिटल से रिड्यूस कर देना। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था, परचेज जब करते हो वो खर्चा नहीं है, वो एक एसेट है। खर्चा तब बनता है जब ईयर एंड पे आप चेक करते हो कि इतना परचेज किया हुआ से इतना गुड्स बिक गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और बैलेंस ये गुड्स जो बच गया ये नेक्स्ट ईयर सेल होगा, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। परचेज इज नॉट एन एक्सपेंस, परचेज इज एन एसेट। परचेज जब करते हैं तो स्टॉक हमारे पास आता है, उसको खर्चा नहीं बोलने का। प्रखर क्लियर है क्या? अब देखो, एक एसेट बढ़ा एक एसेट गिरा तो नेट रिजल्ट क्या हो गया? जीरो। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट पर भी जीरो इफेक्ट, लायबिलिटी कैपिटल पर भी जीरो इफेक्ट, नेट इफेक्ट जीरो हो गया। गुड शुभम, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। आप चाहो तो यहां पर टोटल कर सकते हो, बट मैं जानता हूं आप बड़े हो गए हैं, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। टोटल एक बार में लास्ट में कर लेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हुए चलते हैं। 4 तारीख के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 6 तारीख। 6 तारीख हमने फर्नीचर परचेज किया है 14,000 का इन कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर, फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, कैश देकर। तो फर्नीचर वाला एसेट आ रहा है और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है। कैसे लिखूं बताओ मेरे को, कैसे लिखूं बताओ मेरे को, कैसे लिखूं? सर आप बोल रहे हो फर्नीचर आ रहा है कैश जा रहा है, तो कैश वाला एसेट सर डिक्रीज हो जाएगा, और सर एक नया एसेट आपके बिजनेस में आ गया, फर्नीचर। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है बताओ इस ट्रांजैक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? मैं बोलूंगा देयर विल बी नो चेंज इन एसेट, क्योंकि एक जगह कैश आया, कैश गया, फर्नीचर आया, तो अल्टीमेटली एसेट जीरो हो गया। देयर विल बी नो चेंज इन एसेट्स। टोटल एसेट की बात कर रहा हूं, टोटल एसेट, इंडिविजुअल एसेट में चेंज है, टोटल एसेट्स में देयर विल बी नो चेंज। वेरी गुड श्रेष्ठ, वेरी गुड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 6 तारीख के बाद 9th, ध्यान से, बहुत ध्यान से, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500, सोल्ड गुड्स जिसका कॉस्ट है 2500 टू मिस्टर एक्स फॉर 4000 इन कैश। हड़बड़ी मत करना, मैंने मिस्टर एक्स को गुड्स सेल किया है, एक्स को गुड्स सेल किया है, कितने का गुड्स? 2500 का गुड्स। कितने में? 4000 में। हिंदी 2500, 2500 का स्टॉक, 2500 का स्टॉक हमने सेल किया 4000 में, 4000 में। तो अब मेरे को बताओ इसका इफेक्ट क्या होगा? सर पहला, हमारे पास कैश आएगा सर, क्योंकि हमने कैश में सेल किया है तो कैश आएगा, कैश वाला एसेट बढ़ेगा। कितने से? कितने से? कितने से? सर कैश वाला एसेट बढ़ेगा 4000 से, क्योंकि सर 4000 कैश आया। वेरी गुड। दूसरा, सर हमने स्टॉक सेल कर दिया तो हमारे यहां से सर स्टॉक चला गया, तो स्टॉक वाला एसेट सर डिक्रीज होना चाहिए, स्टॉक वाला एसेट डिक्रीज होना चाहिए। कितने से? सर स्टॉक का कॉस्ट था 2500, सर स्टॉक को हमने इनिशियली कॉस्ट पे लिखा था, तो सर स्टॉक डिक्रीज होगा 2500 से। बैलेंस 1500 का क्या? सर ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट। और सर प्रॉफिट जाएगा कहां पर? प्रॉफिट कहां पर जाएगा? सर कैपिटल में जाएगा। तो मेरा 2500 का गुड्स 4000 में बिका, 1500 का प्रॉफिट कैपिटल में चला जाएगा। वेरी गुड महिमा, वेरी गुड श्रुति। प्रखर आपने बिल्कुल सही बोला, बट आधा बोला। 1500 अभी तक आपका हुआ नहीं तो मैच नहीं करेगा। वेरी गुड श्रेष्ठ, मैं लिखता हूं, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला। 9th का कैश बढ़ जाएगा 4000, स्टॉक गिर जाएगा
2500 और जो बैलेंस प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो 1500 आ जाएगा कैपिटल में। 4000 2500 से स्टॉक कम हो गया और कैपिटल में आ गया 1500। आप चाहो तो यहां टोटल कर सकते हो, नहीं तो मैं अभी नीचे नॉर्मल चलना चाहूंगा। मैं तो तुमको सिखा रहा हूं बेसिक्स, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली नहीं आता, ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकता है। गुड। अब तुमको मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग के ऊपर से चला जाए, बट मेरे को बताना जरूरी है क्योंकि रियल लाइफ में वही होता है। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से ट्राई करना समझने का, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि हर सेल ट्रांजैक्शन का हम लोग कॉस्ट बार बार अलग से कैलकुलेट करें, हर सेल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट बार बार अलग से कैलकुलेट करें? हम लोग दिन भर में 50 जन को, 100 जन को, 200 जन को माल बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं। हर जन से हम लोग प्राइस लेते हैं, किसी से 2000, 4000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10,000, हर टाइप का गुड्स हम लोग सेल करते हैं। क्या ये पॉसिबल है एक बिजनेसमैन के लिए कि वो हर ट्रांजैक्शन के बाद बैठ के ये चेक करे कि ये जो हमने गुड सेल किया इसकी कॉस्ट कितनी है और इस पर हमने कितना प्रॉफिट कमाया? क्या ये रियल में पॉसिबल है या नहीं, सिर्फ मेरे को बताना। नॉर्मल एक बिजनेस जहां पर दिन में 10, 20, 50 ट्रांजैक्शन होते हैं, साल में 3000, 4000, 5000 ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या ये पॉसिबल है करना? आपको बताना है, पार्टिसिपेट करना है। आप अगर मेरी तरीके से सोच पाओगे तो ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको। श्रुति बोल रही है नहीं है सर पॉसिबल। सर हर बार हम लोग माल बेचेंगे, फिर बैठ के ये थोड़ी कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। सर हम लोग ना ये काम डेली बेसिस पर नहीं करते हैं। हम लोग सर जब कस्टमर आता है माल बेचते जाते हैं, परचेज एक साइड रिकॉर्ड हो रहा है और सेल्स हम लोग एक साइड रिकॉर्ड करते जाते हैं। और ईयर एंड पर सर हम क्या करते हैं पता है? ईयर एंड पर हम जाके एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एक साथ, पूरे साल भर में जो माल बिका उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कंपैरिजन करके, सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कंपेयर करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं हमने प्रॉफिट कितना कमाया। हर ट्रांजैक्शन में सर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता। तो ये जो आपको ट्रांजैक्शन दिया है ना, ये वाला ट्रांजैक्शन, ये एक्चुअली ट्रांजैक्शन सही से दिया हुआ ट्रांजैक्शन नहीं है। 2 क्वेश्चन ने दिया है, मुझे करना पड़ेगा, बट रियल लाइफ में ये ट्रांजैक्शन हर सेल्स के साथ आप कभी पता नहीं कर पाओगे। तो सर अगर ये ट्रांजैक्शन सही से देता तो क्या देता? ये ट्रांजैक्शन आपको बोलता हमने गुड सेल किया है 4000 फॉर कैश, उसका कॉस्ट बार बार डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता। सर अगर सिर्फ ये बताता कि गुड सेल किया है हमने 4000 का फॉर कैश, तो सर आप क्या करते? देखो मैं क्या करता, मैं बोलता कैश बढ़ेगा 4000 से, कैश बढ़ेगा 4000 से, और उस सेल्स वाली इनकम को मैं डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर देता 4000। सर डाउट है। सर आप बोल रहे हो 4000 कैश, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर 4000 आपने कैपिटल से इनकम बोल के कैसे ऐड कर दिया? तुम जब सेल्स की एंट्री करते हो क्या करते हो? कैश टू सेल्स 4000। तुम कभी कॉस्ट अलग और प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करते हो? नहीं करते हो। रियल तो ये है, कैश 4000 से बढ़ना चाहिए, कैपिटल 4000 से बढ़ना चाहिए। तो सर फिर जो स्टॉक गया उसका तो आपने देखा ही नहीं। मैंने तो बोला ना, हर ट्रांजैक्शन में कितना स्टॉक गया वो मैं बार बार चेक नहीं कर पाता। मैं ईयर एंड पे जाऊंगा, मैं देखूंगा साल भर में मैंने गुड्स खरीदा 20,000 का, 2,000 का गुड्स मेरे पास अभी भी पड़ा है, मतलब 18,000 का गुड्स बिक गया। वो 18,000 का टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं एक बार में स्टॉक से एडजस्ट करूंगा। मैं बार बार हर ट्रांजैक्शन में उस स्टॉक को एडजस्ट नहीं करता हूं। और आपने जब जर्नल एंट्री सीखी थी ना, आपने भी ऐसे ही किया था, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, हर बार पूरा पूरा इनकम दिखाते थे और ईयर एंड में ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्लोजिंग स्टॉक अलग करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे।
तो अगर कभी ट्रांजैक्शन दिख जाए गुड्स सोल्ड फॉर कैश 4000, घबराना मत, बिल्कुल सिंपल, 4000 कैश बढ़ेगा और सेल्स मेरा इनकम है तो 4000 कैपिटल बढ़ेगा। हम स्टॉक को बार बार इफेक्ट नहीं देंगे, ईयर एंड पे जाके या क्वेश्चन के एंड में जाके अगर क्लोजिंग स्टॉक बताया तो मैं इफेक्ट दूंगा, नहीं बताया तो मैं वहीं कंप्लीट करके आ जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन ने मुझे सारी बात बताई नहीं तो मेरे को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या आपको समझ में आया? ये जो ट्रांजैक्शन दिया है, रियल लाइफ में ऐसा ट्रांजैक्शन बार बार आपको देखने नहीं मिलेगा। ये तो ट्रांजैक्शन इजी कर दिया, जहां बता दिया 2500 का स्टॉक 4000 में बिका, बट नॉर्मली आपको ये बार बार पता नहीं चलता है। उस केस में क्या करना है ये भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर नहीं है ये बात? और मैं तो वही सिखाऊंगा ना जो एक्चुअल में होता है। जो क्वेश्चन में आया वो तो एक बार करवाना पड़ता है, बट सिखाना पड़ता है, एक्चुअल में देख ले ऐसा होगा। गुड 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 सर, क्लियर है हम लोगों को? अगर क्लियर है तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 तारीख के बाद नेक्स्ट 12 तारीख का ट्रांजैक्शन। 12 तारीख का ट्रांजैक्शन आप बताओगे, अब मैं हेल्प नहीं करूंगा, मैंने पहला 4 आपको बता के आपको एक डायरेक्शन दे दिया। 12 तारीख में क्या करना है आप बताओ। समीर, एक्चुअल में एंट्री होता है सेल्स का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4000 रुपए। एक साइड कैश बढ़ेगा, सेल्स मेरा इनकम है तो मैं 4000 से कैपिटल बढ़ा दूंगा। जो स्टॉक हमारा गया वो हमें हर ट्रांजैक्शन में पता नहीं चलेगा, ईयर एंड पर पता चलेगा जब मैं देखूंगा ओके इतना स्टॉक बचा, मतलब बैलेंस स्टॉक मैंने बेच दिया, वो ईयर एंड पे पता चलेगा। वेरी गुड श्रुति, लिखो खुद से नेक्स्ट वाला। वेरी गुड जितेश, हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पर, उधार में परचेज किया, लाइबिलिटी फ्रॉम बी एंड सन्स वर्थ 28,000। हमने गुड्स उधार में परचेज किया। आ जाओ, एक साइड गुड्स बढ़ जाएगा, एड 28,000, मैं ऐसे लिख देता हूं। 12 तारीख वेरी गुड। शुभम, आपने कैश माइनस क्यों किया है? हमने स्टॉक परचेज किया है। ओके, बाद में ठीक कर लिया। ओके डन। नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा सबको। गुड्स परचेज किया तो गुड्स हमारे पास आया, क्योंकि क्रेडिट में खरीदा, उधार में खरीदा तो फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, इट्स अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आ गया। नेक्स्ट 16 तारीख, ये आप करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको सिखा दिया है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 4800, कॉस्ट वापस बता दिया, टू मिस्टर वाई फॉर 6000 ऑन क्रेडिट। 4800 का गुड्स हमने सेल किया 6000 में, ज्यादा पर प्रॉफिट है, और ये गुड्स क्रेडिट में बेचा है, कैश रिसीव नहीं हुआ है, कैश फ्यूचर में मिलेगा। अभी ये मेरा डेटर है, डेटर। गुड श्रुति, गुड।
वेरी गुड श्रेष्ठ। बैलेंस 1200 का क्या करेंगे वो सोच लो। राजकुमार आपने गलती कर दी, प्लीज चेक करें। राजकुमार आपने गलती कर दी, प्लीज चेक करें। डेटर विल बी नॉट 4800, डेटर विल बी 6000। वेरी गुड महिमा। माइनस 4800, स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा। डेटर आ जाएगा 6000 का, 6000 रुपए पाने हैं उससे। और प्रॉफिट ऑन सेल कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1200। वेरी गुड एवरीवन, करेक्ट है आप लोग। नेक्स्ट 16 तारीख के बाद 20 तारीख, 20 तारीख रीड करें एक बार ट्रांजैक्शन। आपको आता है ये ट्रांजैक्शन कनेक्टेड है किसी ट्रांजैक्शन से, जरूर देखना। पेड 5000 कैश टू बी एंड सन्स द सप्लायर। हमारा एक सप्लायर था बी एंड सन्स, 28,000 का गुड्स परचेज किया था हमने उससे, अभी उसको 5000 पे कर रहे हैं। बैलेंस 23 बाद में देंगे, डिस्काउंट नहीं है वो बाद में देंगे। अभी 5000 हमने पे किया, 5000। बताइए, क्रेडिटर को लायबिलिटी को पे किया, श्रेष्ठ 1200 अभी ही लिखेंगे। जब मेरे को पता है प्रॉफिट तो मैं क्यों वेट करूं। नॉर्मल में पता नहीं रहता है हर ट्रांजैक्शन में, तो नहीं लिखता, अभी तो पता है मैं लिखूंगा। वेरी गुड सर, हमने क्रेडिटर को कैश पे किया है, तो सर कैश कम हो जाएगा 5000 और सर लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। मेरा कैश कम हो गया और क्रेडिटर लायबिलिटी भी कम हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट 20 के बाद 22, हमने हमारे स्टाफ को सैलरी पे किया। सैलरी, स्टाफ हमारे यहां काम करते हैं, उनको सैलरी पे किया 1600 का। सैलरी हमारे लिए क्या है, ध्यान से सोचना और फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में आना। बताइए मैं क्या करूं। वेरी गुड श्रुति एंड महिमा। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, बट हमारे पास तो एक्सपेंस का कॉलम ही नहीं है। मैंने आपको बोला एक्सपेंस विल अल्टीमेटली रिड्यूस कैपिटल, तो सीधा कैपिटल पे बात करेंगे। मेरा कैश कम हो जाएगा और ऑपोजिट साइड में मेरा सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस, तो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। वेरी गुड। अब आप लोगों का दिमाग में चला गया है कॉन्सेप्ट कि क्या कैसे होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज एक्चुअली द बैलेंस शीट। और सोचो आप बिना अकाउंटिंग किए बैलेंस शीट बना पा रहे हो, क्योंकि लिमिटेड ट्रांजैक्शन है, रियल लाइफ में मुश्किल है। लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हुए आपने बिना अकाउंटिंग के एक बैलेंस शीट फ्रेम कर दिया कि भाई मेरे पास इतना एसेट होना चाहिए, इतना लायबिलिटी, इतना कैपिटल। ये बहुत अच्छी बात है, ये सीखने का चीज है। नेक्स्ट 22 के बाद 27,
रिसीव्ड इंटरेस्ट 1400, मेरे को इंटरेस्ट मिला, मैंने बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोल रखा होगा, उसमें पैसे पड़े हैं, उस पर इंटरेस्ट मिल गया 1400 का, या मैंने किसी को लोन वगैरह कुछ दिया होगा, उससे इंटरेस्ट मिल गया 1400 का। बात बोल रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हम लोगों को 1400। वेरी गुड सर, इंटरेस्ट मिला है ना, पैसा आया है, कैश बढ़ जाएगा 1400, और सर ये इंटरेस्ट इनकम है हमारी, तो इंटरेस्ट इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगी 1400। इंटरेस्ट इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगी 1400। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का, वेरी गुड। हाँ, कैश बैंक आप कुछ भी बोलो, मेरे लिए दोनों ऑलमोस्ट सेम है। करेक्ट। लास्ट 31st कलेक्टेड 6000 फ्रॉम कस्टमर मिस्टर वाई। एक मिस्टर वाई को हमने गुड्स बेचा था, ये देखो, ये मिस्टर वाई को गुड्स सेल किया था 6000 का, उससे 6000 रिसीव हो गया, 6000 आ गया उससे, क्या करूं बताओ? वेरी गुड सर, पैसा आया ना आपके पास, कैश में 6000 ऐड, और सर जो ये डेटर था ना, डेटर, इसने पैसे दे दिए, तो सर अब इसको हटा दो, खत्म कर दो, -6000। कैश इंक्रीज, डेटर डिक्रीज, वेरी 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 गुड। कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप लोग इसको टोटल कर लीजिए ना हर एलिमेंट को, और मेरे को बताइए क्या फाइनली एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल दिखाई दे रहा है क्या? मैं एलिमेंट के नाम लिख रहा हूं, हां, आप इसका रेफरेंस लेके आंसर निकालो। अगर कुछ मैंने आपको घुमाने के लिए उल्टा पुल्टा लिखा तो आप ध्यान रखेंगे। कैश आ रहा है 30,800। आप भी ट्राई करेंगे, मेरा हो सकता है गलती हो, मेरा तो कैलकुलेटर बहुत खराब है। कैलकुलेशंस मेरे बहुत खराब है, आप चैंपियन हो, आप जानते हो।
मेरा एसेट साइड का टोटल आ रहा है 73,500, लाइबिलिटी साइड का कैपिटल को इंक्लूड करके टोटल आ रहा है 73,500, which is correct as per double entry system. The total of assets must be equal to total of liabilities plus capital. This is accounting equation. गुड। तो सारे बच्चों का ये आंसर मैच हो गया होगा। अब मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे, एक्चुअली पूछने के चक्कर में मैं आपको कुछ सिखाना या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स में मेरे को बहुत इजी रहेगा आपको चीजों को समझाने में। एक बार देखना ना, दो फिगर को एनालाइज करने बोल रहा हूं, सुनना, सोचने की कोशिश करना। जब मंथ हमने स्टार्ट किया, 1 जनवरी मंथ स्टार्ट किया, उस दिन हमारे यहां कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया 48,000 से बिजनेस चालू किया। कोई इंट्रोडक्शन अलग से नहीं किया, कोई ड्राइंग्स नहीं किया, तो भी कैपिटल मेरा बढ़ के 50,500 हो गया। 48,000 से हमने चालू किया था जर्नी और कैपिटल बढ़ के हो गया 50,500। ये जो चेंज है बता सकता है क्यों आया? कोई बच्चा मेरे को बता सकता है ये चेंज क्यों आया? $48,000 से चालू करके 50,500, ये जो चेंज है 2,500 का, ये चेंज क्या है? कोई बता सकता है मुझे? वेरी गुड। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर, सारे बच्चे बोल रहे हैं। देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं सर, नो इंट्रोडक्शन, नो ड्राइंग्स। मेरा ओपनिंग कैपिटल है 48, मेरा क्लोजिंग कैपिटल है 50,500। और सर ये इंक्रीज होने का कारण पता है क्या है? सर हमने पूरे महीने में प्रॉफिट अर्न किया 2,500 का। पूरे महीने में हमने प्रॉफिट अर्न किया 2,500 का। 2,500 देखो कैसे, देखो कैसे। पहला बार गुड्स बेचा 1,500 का प्रॉफिट, कैलकुलेटर ले आओ, 1,500 का प्रॉफिट। फिर गुड्स बेचा 1,200 का प्रॉफिट, टोटल हो गया 2,700। सैलरी पे किया 1,600 का, खर्चा है माइनस करूंगा। 2,700 का प्रॉफिट, 1,600 का खर्चा, तो बचा कितना? 1,100। और 1,400 का और इंटरेस्ट इनकम। 1,100 प्लस 1,400 टोटल कितना हो गया? 2,500। ये 2,500 देखो मेरा क्या निकल गया? प्रॉफिट निकल गया। ये 2,500 प्रॉफिट निकल गया। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, वहां पे कैपिटल को कंपेयर करके प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा। और यही वो लॉजिक है जो आपको हेल्प करेगा कि कैपिटल के डिफरेंस से प्रॉफिट कैसे निकलता है। पहले बताइए सारे बच्चों को क्लियर है क्या ये लॉजिक? सारे बच्चों को लॉजिक क्लियर है क्या? पहला लॉजिक, इस पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ के मैंने क्या सिखाया तुमको? $48,000 का ओपनिंग कैपिटल, 5,500 क्लोजिंग कैपिटल, 2,500 का डिफरेंस, नो इंट्रोडक्शन, नो ड्राइंग्स, तो भी डिफरेंस कैसे आया? ये 2,500 प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया है आपके लिए। क्लियर है सर, वेरी गुड।
ये क्रेडिटर 23,000 से क्या समझ में आता है आपको? क्या समझ में आता है? व्हाट इज दिस 23,000? ये क्या है? बताइए 23,000 का क्रेडिटर क्या है? ये मेरे को कौन समझा सकता है? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, वो तो लाइबिलिटी कॉलम के नीचे दीदी लाइबिलिटी है। व्हाट फिगर 23,000 आपको क्या बोलता है? वेरी गुड, महिमा ने बहुत क्लियरली बोला सर ये 23,000 वो अमाउंट है जो अभी भी क्रेडिटर को पे करना बाकी है। सर हम अकाउंट्स पीरियड वाइज बनाते हैं, जरूरी नहीं है जितने मेरे ऑब्लिगेशंस आए इस पीरियड में मैंने सारे इसी पीरियड में पे ऑफ कर दिए। सर 28,000 का ऑब्लिगेशन लिया, 5,000 पे ऑफ कर दिया, 23,000 अभी भी पे करना बाकी है। ये 23,000 मेरा लायबिलिटी है एज ऑन 31 जनवरी। वापस वर्ड बोल रहा हूं, लायबिलिटी है एज ऑन 31 जनवरी। बैलेंस शीट जब बनता है ना, बैलेंस शीट वो डे वाइज पर्टिकुलर डे पर आपके पास कितने एसेट लायबिलिटी है उसके ऊपर बनता है। तो मैं बोलूंगा ये 23,000 का क्रेडिटर जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसका मतलब ये है ये 23,000 का लायबिलिटी मेरे ऊपर आया बट अभी तक मैंने सेटल नहीं किया, मेरे को फ्यूचर में इसको पे ऑफ करना होगा, फ्यूचर में इसको पे ऑफ करना होगा। क्लियर? ये डेटर ये नील क्या समझते हो आप इससे? ये डेटर जो नील हो गया, इससे आपको क्या समझ में आता है? डेटर नील हो गया, इससे आप क्या समझते हो? वेरी गुड श्रेष्ठ, वेरी गुड। श्रेष्ठ बोला सर एज ऑन 31 जनवरी, एज ऑन 31 जनवरी, अगर इस दिन की बात करूं सर, ऐसा कोई डेटर या कस्टमर नहीं है हमारा जिससे हमें पैसे लेने बाकी है। सर जितना का हमने गुड्स बेचा था उनको उन्होंने पूरा का पूरा पेमेंट क्लियर कर दिया, अब हमको किसी डेटर से कोई पैसा मिलना बाकी नहीं है। एज ऑन 31 जनवरी, एज ऑन 31 जनवरी कोई डेटर नहीं है हमारा, सारे डेटर ने पैसे चुका दिए हमारे। वेरी गुड। ये जो बैलेंसेस बचे इससे आप क्या समझते हो? ये जो बैलेंसेस बचे इससे आप क्या समझते हो? आशीष लिखता है देयर वॉज नो क्रेडिट सेल्स ऑन एज ऑन दैट रेस्पेक्टिव ईयर। आशीष यू आर रॉन्ग, देयर वॉज क्रेडिट सेल बट उसका पैसा हमें रिसीव हो गया है। आशीष आपने जो लिखा है वो रॉन्ग है, थोड़ा देखना उसको। अब बताओ जो कैश बचा, स्टॉक बचा, फर्नीचर बचा, उससे क्या समझते हो? एसेट्स है सर हमारे। एसेट्स ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो सर एज ऑन 31 जनवरी अभी तक सारा कर्म कांड करके सब कुछ कर कुरा के मेरे पास 30,800 का कैश है जो मैं यूटिलाइज कर सकता हूं आगे। मेरे पास 28,700 का स्टॉक है जो मैं आगे सेल करूंगा। मेरे पास 14,000 का फर्नीचर है बिजनेस में जो मैं यूज करूंगा। एज ऑन 31 जनवरी, मैं बार बार एज ऑन 31 जनवरी इसलिए बोल रहा हूं, मैं जब तुमको फ्यूचर में फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, पीएल बैलेंस शीट, पीएल जब बनाऊंगा तो तुमको बोलूंगा प्रॉफिट जब निकालना है पूरे साल भर में क्या हुआ देखो, मैंने पूरे साल भर में क्या इनकम एक्सपेंस किया सबको देखा, तब जाके प्रॉफिट मिला। और जब बैलेंस शीट बनाऊंगा ना तब बोलूंगा पूरे साल भर जो हुआ उसको छोड़,
ईयर एंड पर क्या पोजीशन है वो बता। तो पोजीशन जब मैं बताऊंगा मैं एज ऑन 31 जनवरी बताऊंगा, बट जब मैं प्रॉफिट बताऊंगा मैं पूरे पीरियड का बताऊंगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये पीएल और बैलेंस शीट में डिफरेंस है, ध्यान रखना, आगे पूछूंगा तो बता देना खुद से। वेरी गुड। क्लियर है क्या सारे बच्चों को ये अकाउंटिंग इक्वेशन? क्या हर बच्चे को अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर है? एक बार यस और नो बोलो। यस सर, ये वो एसेट्स है जो हमने प्रोक्योर इस साल कर लिए बट अभी तक यूज नहीं हुए हैं सर, ये नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में डाल के कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, कैरी फॉरवर्ड। अगर आप सबको क्लियर है तो सिर्फ एक चीज बताओ, क्या 5 क्लास बेसिक्स लेना वॉज वर्थ इट और वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम? क्लियर बोलो एकदम कि सर नो इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, हमको तो सब पहले से ही आता था, या नहीं सर वॉज वर्थ इट, बचपन में जो पढ़ा वो लॉजिकली सेट कर लिया कहां पे किस तरीके से काम होगा ताकि आगे दिक्कत ना आए। बताइए, वॉज दिस 5 क्लासेस वर्थ इट और अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू? सर से डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं, हम तो क्रिटिसिज्म सहने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई बच्चा हमको बोलता है तो आई ऑलवेज सी टू दैट थिंग एंड ट्राई टू डेवलप माई सेल्फ। अब सारा बच्चा बोल रहा है वर्थ इट, ठीक है, अगर वर्थ इट है, जब मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा, चैप्टर के अंदर जाऊंगा, मैं अगर कुछ बोलूंगा याद करो बेसिक्स में क्या था, तुमको याद होना चाहिए, ये जो 5 क्लास पढ़ाया रिवाइज कर लेना बिफोर नेक्स्ट क्लास, ताकि नेक्स्ट क्लास में और हम लोग अच्छे से नया चीज सीख सके। डन। मेरे बेसिक फंडास वाले पार्ट में जो कोर बेसिक्स फंडास थे उसमें सिर्फ एक पॉइंट बाकी है, इसके बाद देखो हम लोग जर्नल वगैरह स्टार्ट करेंगे, जर्नल नेक्स्ट पार्ट समझ लो। कोर बेसिक्स फंडा में मेरा सिर्फ एक पार्ट बाकी है, बेसिक्स ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। क्या हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास चालू करें कि मैं इस क्लास में आप लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करवा सकता हूं? आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, इनिशियली मैं कभी हड़बड़ी नहीं करूंगा आपके साथ। बताइए, क्या हम लोग पॉइंट 10 बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन स्टार्ट करूं कि नेक्स्ट क्लास में आप करवाना चाहोगे? इससे रिलेटेड 2 सम भी है, सम तो नेक्स्ट क्लास में ही होंगे, क्या मैं समझाना शुरू करूं? समझाना शुरू करूं कि नहीं बताओ? बच्चे बोल रहे हैं सर कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। कंटिन्यू तो कर दूं मेरे बच्चे। हाँ, चिराग बोल रहे हैं सर आपका चॉइस। कंटिन्यू तो कर दूंगा मेरे बच्चे, बट मेरे को लगता है मेरे आईपैड में कुछ दिक्कत आ गई है, मेरा आईपैड ले नहीं रहा है स्क्रीन। चलिए कोई नहीं, आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। टुडेज क्लास वाज वेरी 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 वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, कल करेंगे। डन।
बाय.